पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय असामान्य उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। पिछले कुछ दिनों से वहां अचानक एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बाबरी मस्जिद को लेकर हुमायूं कबीर के बयान और मकसद को लेकर बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो चुका है। दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी, जिसके बाद पूरे राज्य से लेकर राष्ट्रीय राजनीतिक मंच तक ये मुद्दा जोर शोर से उठने लगा। ये आरोप अपने आप में इतना भारी था कि पूरा विपक्ष, राज्य सरकार और यहाँ तक कि केंद्र में बैठे राजनीतिक दल भी अपने अपने ढंग से इसे भुनाने, इसका प्रतिकार करने और इसके राजनीतिक मायने निकालने में जुट गए। सवाल उठने लगे कि आखिर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद जैसे अत्यंत संवेदनशील मुद्दे को उठाने के पीछे कौन सी रणनीति है? क्या ये विपक्ष की ओर से एक बड़ा हमला है? क्या ये सत्तारूढ़ टीएमसी की अंदरूनी चाल है, या फिर ये केवल मुस्लिम वोटों को एकजुट करने का एक योजनाबद्ध प्रयास है? तो वहीं इस बहस के केंद्र में है टीएमसी कांग्रेस के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर, जिन्होंने न सिर्फ बाबरी मस्जिद का नाम उछाला बल्कि ये भी दावा कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ मिलकर लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि ममता बनर्जी को भी पराजित कर दें। ये बयान अपने आप में बम की तरह फटा, क्योंकि हुमायूं कबीर हमेशा से विवादित बयान देते रहे हैं और तीन बार टीएमसी से सस्पेंड होने के बावजूद हर बार पार्टी में वापसी करते रहे हैं। लेकिन इस बार मामला सामान्य नहीं है, क्योंकि इस बार उन्होंने सीधे AIMIM के साथ गठजोड़ की घोषणा की, जिससे बंगाल की राजनीति में नई संभावनाएं और नए समीकरण खोजे जाने लगे। तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए फैजाबाद अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना था कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा बहुत पहले खत्म हो चुका, अब उस पर बात भी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी इस मुद्दे को फिर से हवा देने की कोशिश कर रही है, ताकि बेरोजगारी, किसानों की आय, 15 लाख रुपए के मुद्दे और केंद्र सरकार की अधूरी घोषणाओं से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। यानी जो मुद्दा दशकों से पुराना है, उसे बीजेपी ताजा चुनावी माहौल में उपयोग करना चाहती है। ये समझाना ही अवधेश प्रसाद का मूल उद्देश्य था। लेकिन केवल इतना ही नहीं, अवधेश प्रसाद के राम मंदिर दर्शन करने और उसी के बाद उनके बदले हुए तेवर चर्चा का विषय बन चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में ये बात तेजी से फैलने लगी है कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, खासकर अखिलेश यादव और डिम्पल यादव, अवधेश प्रसाद से नाराज है, क्योंकि वो 6 दिसंबर के दिन राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। ठीक उसी दिन अखिलेश यादव अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाने पहुंचे थे। तारीख वही, लेकिन दिशा अलग। इसलिए कहा जाने लगा कि पार्टी के भीतर ही वैचारिक टकराव पनप रहे हैं। शायद यही वजह है कि अवधेश प्रसाद लगातार बयान देकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर नरम पड़ने के बावजूद मुसलमानों का विरोध नहीं करते और न ही हिंदुत्व की राजनीति का पक्ष ले रहे हैं। तो वहीं जो विश्लेषक इस राजनीतिक टकराव को करीब से देख रहे हैं, उनका कहना है कि अखिलेश यादव की राजनीति इस समय 2 ध्रुवों के बीच फंस गई है। एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक है, जिसे वो किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहते, जबकि दूसरी तरफ हिंदू मतदाताओं को लेकर भी वो अपनी जमीन खोते जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें एकदम संतुलित रास्ता चलना पड़ रहा है, लेकिन उनके साथी नेता उसी संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। यही कारण है कि अवधेश प्रसाद के राम मंदिर के बाद पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई है। तो वहीं इस बीच हुमायूं कबीर का पूरा खेल मुस्लिम वोटों को गोलबंद करने का है, न कि वास्तविक रूप से ओवैसी के साथ जाने का। उनका दावा है कि मुर्शिदाबाद और मालदा के जिलों की 18 सीटें मुस्लिम वोटों पर आधारित है और हुमायूं कबीर की भूमिका सिर्फ इतनी है कि वो वहां मुसलमानों में ये संदेश दे कि वो किसी भी समय ओवैसी के साथ जा सकते हैं, यानी मुस्लिम वोटों को टीएमसी के पक्ष में इमोशनली एक्टिव करना। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये सब ममता बनर्जी की जानकारी और सहमति के साथ हो रहा है। कबीर को सस्पेंड जरूर किया गया है, लेकिन निष्कासित नहीं, यानी दरवाजा खुला रखा गया है। अगर ममता चाहती है तो कबीर को उसी दिन गिरफ्तार करवा सकती थी, जिस दिन उन्होंने बाबरी मस्जिद का बयान दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी राजनीति में ये एक फ्रेंडली फायर जैसा खेल है। दिखाई देगा कि दोनों अलग हैं, लेकिन असल में ये मुस्लिम और हिंदू वोटों को अलग अलग भावनात्मक मोड़ में सक्रिय करने का एक योजनाबद्ध प्रयास हो सकता है। तो वहीं हुमायूं कबीर ने पहले भी बेहद भड़काऊ बयान दिए थे, जैसे ये कहना कि मुसलमान 70% है और हिंदू 30%, इसलिए उन्हें सोच लेना चाहिए, वरना हम उन्हें भागीरथी में बहा देंगे। उस बयान के बावजूद ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की थी। यानी राजनीतिक एक्सपर्ट्स के अनुसार ये बात नई नहीं, बल्कि कबीर और टीएमसी के बीच पुराने राजनीतिक खेला का हिस्सा है। कबीर पहले भी चुनाव से ठीक पहले सस्पेंड होते रहे हैं और चुनाव के बाद फिर पार्टी में शामिल कर लिए जाते हैं। ये राजनीतिक सस्पेंशन पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, न कि असल में किसी तरह का दंड। तो इस बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति की ये तस्वीर इसलिए और ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि
ममता बनर्जी एक तरफ अपने लिए हिंदू वोटों को मजबूत करना चाहती है, कभी हिंदू प्रतीकों का उपयोग करते हुए, और दूसरी ओर मुस्लिम मतदाताओं की पकड़ भी खोना नहीं चाहती। ऐसे में हुमायूं कबीर जैसे नेताओं के बयान मुस्लिम इलाकों में संवेदनशीलता को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे दोनों समुदाय अपनी अपनी ध्रुवीकृत राजनीतिक पसंद की ओर खींचते जाते हैं। अंत में वोटों का लाभ भी तैयार हो जाता है और राजनीतिक फायदों का गणित भी। इस बीच अवधेश प्रसाद जैसे बड़े नेता जब ये कहते मिलते हैं कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा अब खत्म हो चुका है, तो राजनीतिक एक्सपर्ट्स इसे एक अलग ही तरह के संकेत के रूप में देखते हैं। क्या ये बीजेपी की हिंदू राजनीति से नजदीकी है? क्या ये समाजवादी पार्टी के उनके भविष्य पर असर डालेगा? क्या वे पार्टी बदल सकते हैं? तो वहीं राजनीति में कुछ भी संभव है और अवधेश प्रसाद, निरंजन चौधरी तथा हेमंत सोरेन जैसे नाम भविष्य में किसी भी दिशा में जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये पूरा विवाद इस और भी संकेत करता है कि विपक्षी दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं। कहीं भावनात्मक अपील तो कहीं राजनीतिक स्टंट का सहारा, ताकि आगामी चुनावों में कोई भी दल कमजोरी में न आ जाए। तो वहीं अंत में सवाल वही है, क्या हुमायूं कबीर वास्तव में ओवैसी के साथ जाएंगे या सिर्फ चुनावी खेला है? क्या ममता बनर्जी उन्हें फिर से टीएमसी में वापस ले लेंगी? क्या अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के भीतर बगावत का नया चेहरा बनकर उभरेंगे? क्या ये सब बंगाल और यूपी की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है? तो वहीं इन सभी सवालों के जवाब आगे आने वाले महीनों में जमीनी राजनीति तय करेगी। इतना तय है कि बंगाल का ये विवाद अब सिर्फ बंगाल की राजनीति तक सीमित नहीं रहा। ये राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी रणनीति, मुस्लिम वोट बैंक, हिंदू ध्रुवीकरण और चुनावी प्रबंधन की नई कहानी बन चुका है।